जाने के लिए कुछ मिनट के लिए वहां से गई थी। सबसे छोटी बेटी ने भी यही बात कंफर्म की। जहां तक बात है बटलर की, उसने कहा कि वो उस वक्त काउंटिंग का शेड्यूल तैयार कर रहा था और पूरे टाइम अकेला था। सारी बातें सुनने के बाद या को लगा कि बड़ा बेटा और बटलर, इन दोनों के पास पक्के बहाने नहीं थे। इससे शक और गहरा हो गया कि शायद कातिल घर का ही कोई है। अगर बाहर का कोई होता तो वो इतने लोगों की नजरों से कैसे बच पाता। इतने में सबसे छोटी बेटी, जिसे कुछ पता नहीं था, भागते हुए कमरे से बाहर चली गई। नौकरानी उसे पकड़ने पीछे दौड़ी। याने शिजुको से कहा कि वो नौकरानी और बटलर पर नजर रखे। बाद में उसने सबसे बड़े बेटे से फिर बात की। उसने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि वो अपनी माँ को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। या को भी नहीं लगा कि वो दोषी है। जब सब लोग खाना खा रहे थे, उसने सबके हाथों को ध्यान से देखा था। घर में जो 3 वैम्पायर थे, उनके हाथों में कोई चोट नहीं थी, यानी उन्होंने वो लकड़ी का खूंटी स्टेक पकड़ा ही नहीं होगा। लेकिन सवाल ये था, वो स्टेक गई कहाँ? उधर शिजुको अभी भी बटलर और नौकरानी पर नजर रख रही थी। दोपहर के 1 बजे के करीब बटलर वापस अपने काम पर जाना चाहता था, लेकिन शिजुको ने उसे रोका। नौकरानी ने बताया कि काउंट और शिन जंगल में चले गए थे और ये सुनकर बटलर थोड़ा बेचैन हो गया। जंगल में काउंट या को एक ऐसे प्राणी के बारे में बता रहा था जो अमर था और 1000 साल से भी ज्यादा जिंदा रहा था। या ने बताया कि उस अमर प्राणी की एक कमजोरी थी, राक्षस। लेकिन राक्षसों की खुद की रक्षा बहुत कमजोर होती है और उन्हें एक ही गोली से मारा जा सकता है। काउंट को समझ में आ गया था कि या और शिन खुद के बारे में बात कर रहे थे। जब उन्हें समझ आया कि उनके राज खुल गए हैं तो उन्होंने एकदम चुप हो जाना बेहतर समझा। उसी वक्त उन पर हमला हो गया। काउंट ने फटाफट लाइट बंद की और हमलावर के पीछे दौड़ पड़ा। उसे आसानी से पकड़ लिया। पहले तो काउंट को लगा कि यही आदमी उसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन या ने उससे कहा कि उसे छोड़ दो। जांच करने पर या को दिखा कि उस आदमी की शर्ट की बाजू पर ठंडी बर्फ जैसी धूल थी। उस आदमी ने बताया कि वो एक हंटर का बदला लेने आया है जिसे काउंट ने मारा था। उसने माना कि उसी ने पहले हमला किया था और जो स्टेक उसके पास थी वो तो असली चांदी की भी नहीं थी। या ने कहा कि उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। इस सब ने या की शक को और पक्का कर दिया। अब उन्हें जंगल में और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं थी। घर वापस आकर या ने सबको इकट्ठा किया। बोला कि कातिल इन्हीं में से कोई है। सबसे बड़ा बेटा गुस्से में आ गया, लेकिन काउंट ने कहा कि या अपने सबूत दिखाए। या ने अपने शक के साथ पॉइंट बताए। फर्स्ट, कातिल कोई करीबी था जो कॉन्टेस्ट को चकमा दे सकता था। सेकंड, उसने रात में हमला किया जबकि वैम्पायर दिन में ज्यादा कमजोर होते हैं। थर्ड, सीन पर होली वाटर की बोतल मिली। फोर्थ, कातिल को कैसल की सारी जानकारी थी। फिफ्थ, उसने जानबूझकर स्टोर रूम में सिल्वर स्टेक छोड़ा, एक फेक क्लू। सिक्स्थ, मर्डर के वक्त की आवाज कोई नहीं सुन पाया जबकि बेटा और बटलर पास ही थे। या को लगा मर्डर दोपहर 1 बजे से पहले हुआ था। शायद आवाज को दबाने के लिए उसने हथौड़ा नहीं यूज किया ताकि स्टेक टूट न जाए। मतलब स्टेक सिल्वर की नहीं थी, चीज है जिससे काउंटेस मारी जा सकती है, और जो हथौड़े से टूट भी जाए। यानी इसका जवाब अभी के लिए छोड़ दिया और आखिरी पॉइंट पर गई। सेवेंथ, जो बॉटल मिली थी उसमें असली पानी नहीं था। बाहर से वो गंदी थी, यानी उसमें पानी रखा ही नहीं गया था। लेकिन काउंटेस की बॉडी पर होली वाटर से जलने का निशान था। इससे याने समझा कि कातिल ने होली वाटर को जमा कर बर्फ की स्टेक बनाई थी और उसी से वॉर किया। उसने खून के छींटों से बचने के लिए कोट पहना था, वाटर को बर्फ की स्टेक बनाई थी। स्टेक पिघल गई जिससे कोई सबूत नहीं बचा। फिर कातिल ने सीन को सेट किया ताकि लगे कि मर्डर दोपहर के बाद हुआ, जबकि असल में वो पहले हो गया था। इससे शक उन 2 लोगों, मेड और दूसरा बेटा। लेकिन कातिल को इतना ताकतवर होना था कि स्टेक जमीन में घुसेड़ सके और सीन को सेट भी कर सके। यानी शक दूसरे बेटे के ऊपर जाता है। जब उससे सवाल किया गया तो उसने कहा कि वो वैम्पायर है, इसलिए होली वाटर और सिल्वर स्टेक छू ही नहीं सकता। ये बात सही थी, लेकिन अगर उसने अपने हाथ में कट किया और फिर वो जल्दी ठीक हो गया तो बात अलग थी। या ने कंफर्म कर लिया कि वही कातिल था। वो घबरा गया और या पर अटैक कर दिया, लेकिन शिन ने उसे पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। 師匠に手を出されちゃ या ने बताया कि दूसरे बेटे को इंसानों से नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि काउंट इंसानों से मिलकर काम करे। उसने ही हंटर को बुलाया और मौका बनाया ताकि काउंट पर हमला हो सके। उसने हंटर के पास से स्टेक और होली वाटर का कंटेनर चुराया और फिर उसने उसे रात भर फ्रीज होने के लिए जंगल में रख दिया। अंत में शिन ने उसे हराया और उसकी सारी कहानी भी उसे सुनाई। सब कुछ खत्म होने के बाद शिन वापस या के पास आया। सुबह हो रही थी तभी एक यंग जर्नलिस्ट आ गई। वो पहले से ग्रुप को जानती थी।
और उसे पता था कि या सामने है। उसने केस के बारे में पूछा तो शिन ने कहा कि सब जानना है तो बटलर से पूछ लो। जाने से पहले यान ने उस आदमी के बारे में पूछा जो वॉकिंग स्टिक लिए हुए था। उस आदमी ने कहा कि उसने हाल ही में उससे मुलाकात की थी और उसे लंदन आने का न्योता दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। इस नए सुराग के साथ या और शिन अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। इसी दौरान दो नए किरदार दिखे, एक सफ़ेद बालों वाला जिसे फैंटम ऑफ द ओपेरा कहा जाता था और एक सुनहरे बालों वाली औरत जिसने फैंटम से कहा कि वो लंदन के म्यूजियम से एक हीरा चुरा ले जहां शेरलॉक होम्स काम कर रहा था। फैंटम ने ये काम मंजूर कर लिया। उसी वक्त या और उसकी टीम भी लंदन पहुंच गई। या की टीम एक दुकान में गई ताकि वहां के कस्टमर की लिस्ट ले सके। जैसे ही वो लोग बाहर निकले और एक गली में पहुंचे, दो आदमी शिन के हाथ से वो लिस्ट छीनने लगे, लेकिन तभी पुलिस ने बीच में आकर दोनों को पकड़ लिया और एक गाड़ी में बैठा दिया। वहां पहले से दो जुड़वां भी थे। या और उसके साथ के एक बंदे ने देखा कि उन दोनों के हाथों पर लाल निशान हैं और उनके नाखूनों के नीचे स्टील है, जिससे पता चला कि वो लोग भारी सेरामिक चीजें छुपा रहे थे। ये अंदाजा सही निकला और एक जुड़वा ने आखिर में कबूल कर लिया। अगली खबर में छपा कि आयरन मैन नाम का एक बंदा कुछ डिटेक्टिव्स को हायर कर रहा है ताकि वो लुपिन को रोक सके, जो उसका खजाना चुराने वाला है। पुलिस को जब ये पता चला तो उन्होंने गाड़ी को सीधे आयरन मैन की हवेली की ओर मोड़ दिया। हवेली पर पता चला कि आयरन मैन और उसके बटलर ने अराउंड दी वर्ल्ड इन 80 डेज का नया रिकॉर्ड बनाया था। जब वो लोग आयरन मैन से मिले तो उसने या को देखकर कोई हैरानी नहीं दिखाई, क्योंकि वो पहले से जानता था कि अमर लोग होते हैं। या ने कहा कि वो सिर्फ उन्हीं केसों को सॉल्व करती है जो मॉन मॉनर से जुड़े होते हैं, तो शायद ये केस उसके काम का ना हो। लेकिन आयरन मैन को लुपिन किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगा। डिटेक्टिव्स को अब भी लग रहा था कि एक केस के लिए दो लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। तभी लुपिन की तरफ से एक चिट्ठी आई जिसमें उसने लिखा था कि 19वां तारीख को सुबह 11 से दोपहर 2 के बीच वो पेनल्टीमेट नाइट नाम का हीरा चुराएगा। इस हीरे को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये हीरा काला था, बहुत कीमती और कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आया था। एक फोर्टिफाइड बेसमेंट में रखा हुआ था जो चारों तरफ से पानी की खाई से घिरा था। हवेली के साउथ में एक नॉर्मल नहर थी और एक अंडरग्राउंड कैनाल थी जिसमें एक इंसान आराम से जा सकता था। शेरलॉक ने कहा कि पूरे एरिया को सील कर दिया जाए। अब हीरे की सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा गार्ड, पुलिस वाले, 2 डिटेक्टिव्स और एक इंश्योरेंस कोऑपरेटिव के 2 मेंबर्स तैनात थे। ये कोऑपरेटिव सिर्फ 1 साल पुरानी थी, लेकिन इसके साथ सुपर स्किल्ड मेंबर्स थे जो अपने कस्टमर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये लोग सफेद कपड़े पहनते थे और बेहद प्रोफेशनल थे। सबसे पहले पहुंचे नंबर 5 रेनॉल्ड, फिर आई नंबर 7 फातिमा। शायद वो चैनल की मेंबर थी। या को लगा कि रेनॉल्ड ही उसके रास्ते का बाज भी कर सकते, तो अपने कस्टमर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। फिर आयरन मैन सबको बेसमेंट में ले गया जहां हीरा रखा था। इस कमरे को खोलने के लिए 3 चाबियां और 4 लोग चाहिए थे। पेनल्टीमेट नाइट एक बहुत ही जटिल सेफ में रखा था, लेकिन असली बात यह थी कि वो हीरा असली नहीं था, वो तो एक सिंथेटिक प्रोडक्ट था और उसकी कोई खास फाइनेंशियल वैल्यू भी नहीं थी। यानी देखा कि सेफ सिल्वर से बना है वो मेटल जिससे वैम्पायर और वेयरवुल्फ दूर रहते हैं। इससे उसे लगा कि इस हीरे की कहानी कुछ खास है। पहले आयरन मैन के एक दोस्त को 16वीं सदी की एक विरासत में ये हीरा मिला था। उसने इसे एक सेफ में रख दिया और आयरन मैन को दे दिया, जिसने इसे खोलने में 10 साल लगा दिए। और फिर हीरे की सतह पर ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ना, उनका ट्रांसलेशन करके पता चला कि उसमें वेयरवुल्फ का जिक्र था। जब आयरन मैन ने उस डायमंड की हिस्ट्री पता करना शुरू किया तो उसे पता चला कि साउथ जर्मनी में एक बहुत अमीर ड्वार्फ्स की ट्राइब रहती थी जिनको पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ ट्राइब ने खत्म कर दिया था। ड्वार्फ्स इतने गुस्से में थे कि बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी के लिए वेयरवुल्फ के ठिकाने का पता एक ऐसे डायमंड में छिपाकर छोड़ दिया जो सिल्वर के कप में था, जिसे वेयरवुल्फ छू भी नहीं सकते थे। अब उस कमरे में जहां ये डायमंड रखा था वहां लॉक के अलावा एक माइक्रोफोन भी था बाहर से बात करने के लिए, और ऊपर छत में एक स्पाइरल एयर वेंट था जिस पर आयरन की जाली लगी थी ताकि इंसान उसमें से निकल न सके। इतना एक्सप्लोर करना काफी समझा गया और फिर निकलने से पहले शेरलॉक ने आयरन मैन के कान में कुछ कहा। शिन ने या से पूछा कि लुपिन से निपटने का कोई आइडिया है क्या, तो या बोली कि उसके दिमाग में एक प्लान है। 19 जनवरी की दोपहर शिन का ग्रुप नदी किनारे बैठा था और ए ने कहा कि वो वैक्स म्यूजियम जाना चाहती है, तो शिजुको मैप की मदद से जानकारी लेने चली गई। उधर वॉटसन का असिस्टेंट और शेरलॉक का भाई सामने बैठे बंदे को देख रहे थे और उन्हें लगा कि ये असली शेरलॉक नहीं है क्योंकि इसके नाखून बहुत लंबे थे, जबकि रियल शेरलॉक के नाखून छोटे होते हैं। तभी पीछे से असली शेरलॉक आ गया और सामने वाले ने खुद को मास्टर थीफ लुपिन के रूप में दिखाया।
शिन और उसका ग्रुप जो म्यूजियम की तरफ जा रहे थे सोचा शेरलॉक से मिल लें, बट देखा कि या कहीं गायब हो गई थी। शिन गलती से किसी और का बर्ड केज उठा लाया और शिजुको ने गुस्से में उसे घूंसा मार दिया। तभी लुपिन ने कहा कि दुनिया में कोई ताला ऐसा नहीं है जो वो ना खोल सके। वो एक कार में कूद गया और भाग गया, शिजुको को लगभग कुचलते हुए, जो उस टाइम बर्ड केज ढूंढ रही थी। लुपिन ने उसे कार में बैठने को बोला ताकि साथ में ढूंढ सके। रास्ते में शिन की टक्कर एन से हो गई और वो भी साथ चलने लगे। शेरलॉक ने अपने भाई के घर पर उसे वार्न किया कि इंश्योरेंस वाले जो लोग हैं उन पर ज्यादा भरोसा मत करना, कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन असल में शिन और ए का ग्रुप ही बीच में सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा था। दूसरी आखिरी रात सबसे अहम थी, क्योंकि उसी रात वेयरवुल्फ ट्राइब का असली सुराग मिलने वाला